सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 2 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अदानी पोर्ट ने किस देश के दार अस सलाम बंदरगाह के लिए 30 साल का समझौता किया? तो आंसर होगा तंजानिया। अब देखो यहां से तो एक सीधा सा स्टैटिक प्रश्न आपका तैयार हो गया कि भैया ये जो दार अस सलाम बंदरगाह है ये कहां पर है? तो ये तंजानिया देश में है। तंजानिया एक अफ्रीकी देश है। तो अब अदानी पोर्ट्स ने इस बंदरगाह के लिए, इस पोर्ट के लिए 30 सालों का एग्रीमेंट कर लिया है। मतलब अगले 30 सालों तक तंजानिया के इस दार अस सलाम पोर्ट के टर्मिनल 2 का जो मैनेजमेंट है वो अडानी के हाथ में आ गया है। अच्छा, अडानी ग्रुप के पास कई सारे पोर्ट हैं, भारत में भी आपको कई सारे मिलेंगे। एक बार मैं आपको सारे बताता हूं। जैसे गुजरात में सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको मुंद्रा पोर्ट हो गया, टूना पोर्ट इसके पास है, दाहेज पोर्ट, हजीरा पोर्ट ये इसके अंडर में आता है। गोवा का मोरमुगांव पोर्ट इसके पास है, महाराष्ट्र का दीघी पोर्ट हो गया, अभी केरल का विजिंगम पोर्ट भी इसके पास आ गया, पश्चिम बंगाल का हल्दिया पोर्ट इसके पास है, उड़ीसा का धामरा पोर्ट हो गया, उड़ीसा का ही गोपालपुर जो पोर्ट है वो भी इनके पास आ गया, आंध्र प्रदेश का गंगावरम और कृष्णापट्टनम पोर्ट भी इनके पास है, तमिलनाडु का कट्टुपल्ली और एनोर पोर्ट इनके पास है, पुडुचेरी का कराईकल पोर्ट, ये सब अडानी के पास है। इसके अलावा विदेशों में भी हैं। एक तो ये तंजानिया का हमने देख लिया, इसके अलावा इजराइल का जो हारफा पोर्ट है वो भी अदानी के पास आ गया, और ये कोलंबो श्रीलंका में एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भी डेवलप कर रहा है। तो इतने सारे पोर्ट अडानी के पास हैं। अब रिसेंट वाला कौन सा आया? तंजानिया का जो ये दार अस सलाम बंदरगाह है वो। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स की मैं अलग से लिस्ट आपके पास लेकर के आया हूं जो हाल ही में न्यूज में रहे थे। ये स्टैटिक बन के पूछे जा सकते हैं तो ध्यान से सुनना। गोपालपुर पोर्ट ये उड़ीसा का है, न्यूज में था क्योंकि ये अडानी के अंदर आ गया था। मुंद्रा पोर्ट हो गया गुजरात में है, हारफा पोर्ट हो गया ये इजराइल में है, इजराइल वाला हमने पढ़ा ना अभी। हजीरा पोर्ट ये गुजरात में है, धामरा पोर्ट उड़ीसा। एक ईरान में जो चाबहार पोर्ट है उसे भारत ने बनाया। ग्वादर पोर्ट ये आपको पाकिस्तान में मिलेगा लेकिन चाइना के अंडर आता है, चाइना ने बनाया। दुक्कम पोर्ट ये आपको ओमान में मिलेगा। कांडला पोर्ट गुजरात का हो गया, इसका नाम बदल दिया गया है अभी, दीनदयाल पोर्ट हो गया है। विजिंगम पोर्ट भी याद रखना ये केरल में है। देखो इस प्रश्न में बात हुई थी तंजानिया की, तो चलो मैं आपको तंजानिया लेकर के चलता हूं। ये रहा तंजानिया, अफ्रीकी देश है, कैपिटल दोडोमा होती है, करेंसी है तंजानिया शिलिंग, और प्रेसिडेंट है सामिया सुलुहु हसन। आपको अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी यहीं पर मिलेगी जिसे कहते हैं माउंट किलिमंजारो। और तंजानिया में दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील भी है जिसका नाम है तांगानिका झील। अब ये दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील है तो आपके मन में प्रश्न आएगा कि दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है और कहां पर है? तो रशिया के साइबेरियाई क्षेत्र में जो है बेकाल लेक वो दुनिया की सबसे गहरी झील है। और ये जो तांगानिका झील है ना, इससे एक प्रश्न और बन जाता है कि दुनिया की सबसे लंबी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो यही है तांगानिका झील। अब आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न बनता है कि किस आईआईटी ने तंजानिया में अपना कैंपस खोला है और उसकी पहली महिला डायरेक्टर किसे बनाया था? अगर ये प्रश्न भी आता है तो उत्तर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 जून को। तो हर साल 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है। और थीम क्या है इस बार की? सेलिब्रेटिंग द वाइटल रोल डेयरी प्लेज इन डिलीवरिंग क्वालिटी न्यूट्रिशन टू नरिश द वर्ल्ड। पहली बार इस दिन को 2001 में मनाया गया था। मनाता कौन है? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है इसकी स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 को, और इसी कारण से 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे भी मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा रोम, इटली में। देखो ये तो हो गया वर्ल्ड मिल्क डे। भारत में जो मिल्क डे मनाते हैं यानी कि नेशनल मिल्क डे वो कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। और 26 नवंबर को ही क्यों? डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी का जन्मदिन होता है, उन्हें फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। तो वर्ल्ड मिल्क डे भी याद रखना 1 जून को, और बाकी तो आपको याद होगा ही सही, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को होता है। देखो जून के अब डेज आने स्टार्ट हो गए हैं। हर महीने की तरह स्टार्टिंग में मैं फिर से दोहराऊंगा कि पूरे महीने में जब भी डे वाला प्रश्न आएगा उस महीने के स्टार्टिंग से बार बार मैं आपको डेज रिवाइज कराऊंगा, लिख करके यहाँ पे शीट भी शो करूंगा और बोल बोल के भी आपको रिवाइज कराऊंगा। तो आप कोशिश कीजिएगा मेरे साथ साथ बोलने की। जितना आप बोलोगे उतनी जल्दी चीजें आपको याद होंगी और लंबे समय तक याद रहेंगी। तो आज जून का पहला दिवस था, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में भारत सरकार ने तंबाकू नियंत्रण के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा पीवी सिंधु को। तो अभी भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने
विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया और तंबाकू नियंत्रण के लिए जो हमारी शटलर हैं, बैडमिंटन प्लेयर हैं पीवी सिंधु, उनको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। थीम जरूर याद रखना, उसकी थीम क्या थी? तंबाकू उद्योग हस्तक्षेप से बच्चों की सुरक्षा। अब ब्रांड एम्बेसडर वाला प्रश्न आ गया। अभी जितने भी इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स लिस्ट में थे, क्वेश्चंस में हमने देखे, वो सारे मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। अभी एक आध दिन पहले भी मैंने आपका रिवीजन करवाया था, फिर से करा रहा हूं, तो मेरे साथ साथ बोलना ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो एमएस धोनी से शुरुआत करते हैं। ये स्वराज ट्रैक्टर के बने थे, उसके बाद जियो मार्ट के ये बने, लेज के बने, एसबीआई के बने और सिट्रॉन इंडिया, सिट्रॉन एक कार कंपनी है, उसके बने थे। फिर आपने देखा चुनाव आयोग ने सचिन तेंदुलकर और फिर राजकुमार राव को राष्ट्र प्रतीक बनाया था। और सचिन से याद आएगा, महाराष्ट्र सरकार ने मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए इनको स्माइल एम्बेसडर बनाया था। और सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर सचिन को ही बनाया। और इन्फोसिस ने 2 टेनिस प्लेयर है उनको अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। एक राफेल नडाल है जो कि स्पेन से है और ईगा स्विटेक जो कि पोलैंड से है। बीपीसीएल ने राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और आईसीसी ने वर्ल्ड कप 2023 जो कि भारत में हुए थे, भारत उप विजेता रहा था, ऑस्ट्रेलिया जीत गया था, तो उस समय इसके ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बने। उसके अलावा सौरव गांगुली ये भी पश्चिम बंगाल के बने थे, त्रिपुरा पर्यटन के बने थे, बंधन बैंक और ड्रीम सेट गो के ब्रांड एम्बेसडर बने। स्मृति मंधाना गल्फ ऑयल इंडिया और गुवी की बनी थी। रवि शास्त्री फैन कोड के बने। और लुब्रिकेंट ब्रांड है मोबिल, इसके बने थे ऋतिक रोशन। प्यूमा इंडिया के मोहम्मद शामी बने। एडटेक स्टार्टअप है हेनरी हार्विन एजुकेशन, इसके बने थे चेतन भगत। बिस्लेरी के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण बनी थी और दीपिका ये हुंडई मोटर्स की भी बनी थी। बोट के रणवीर सिंह बने थे। पहली बार फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने थे नरेंद्र कुमार यादव। और एवर रेडी सेल के ब्रांड एम्बेसडर बने थे नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा आपको याद होगा बीपीसीएल के स्पीड पेट्रोल के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। स्पेस इंडिया इसकी संजना सांघी बनी थी। यूनिसेफ इंडिया के करीना कपूर बनी थी, ये इंपॉर्टेंट हो गया। और अभी मुथूट ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बने थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स की लिस्ट है, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देख। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में किस भारतीय संस्थान को WHO के नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा निमहांस। अच्छा, अगर आप डेली क्रिक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो ये प्रश्न आपको पता होगा, क्योंकि जब भी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है तो ये मैं आपको हमेशा पॉइंट रिवाइज करवाता हूं, क्योंकि एक्चुअली में इसकी घोषणा तो बहुत पहले हो चुकी थी, फाइनली अभी दे दिया गया है। तो अभी दे दिया गया, फिर से न्यूज में रहा और इंपॉर्टेंट है, तो एक बार फिर से मैं आपको प्रश्न करा रहा हूं। तो याद रखना सिंपल सा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्वास्थ्य संवर्धन यानी कि हेल्थ प्रमोशन के लिए ये नेल्सन मंडेला पुरस्कार शुरू किया था 2019 में, और अभी 2024 में दिया गया है भारत के निमहंस नामक संस्थान को। और इसी के साथ बोत्सवाना के एक प्रोफेसर हैं बोंटले मबोंगवे को, इन दोनों को संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया गया। लेकिन भारत की रेस्पेक्ट में हमारे लिए निमहंस का नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो निमहंस की बात करते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस। इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। कहां पर? बंगलुरु में मिलेगा आपको, बंगलुरु कर्नाटक में। और इसके डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति। अच्छा, अगर पूछे ये पुरस्कार अभी कहां पे दिया गया, तो हमने पढ़ा था ना अभी जेनेवा स्विट्जरलैंड में 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का आयोजन किया गया, वहीं पे ये सम्मान इनको दिया गया। देखो, WHO की बात करें तो स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 में, इसीलिए तो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं हम। हेडक्वार्टर हो गया जेनेवा स्विट्जरलैंड और डायरेक्टर जनरल हो गए टेड्रोस अधानोम। बाकी कुछ और पॉइंट्स भी मैंने आपको यहाँ से बताए हैं, जैसे कि अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला इन्होंने रखी थी जामनगर गुजरात में। अभी WHO ने कोरोना वायरस के लिए एक वैश्विक नेटवर्क कोविनेट को लॉन्च किया था। WHO ने किसे दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय निदेशक बनाया था? साइमा वाजिद को। और गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि हमारे CAG है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अभी ने 2027 तक 4 सालों के लिए WHO के बाहरी लेखा परीक्षक यानी कि एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में नियुक्त किया। WHO ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक AI डिजिटल हेल्थ प्रमोटर भी लॉन्च किया था जिसका नाम सारा है। तो WHO से ये सारे पॉइंट ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में 2024 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का पुरस्कार किस भारतीय अमेरिकी ने जीता? तो आंसर होगा बृहत सोमा ने। तो 12 साल की हैं ये बृहत सोमा, जिन्होंने अभी अमेरिका में स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2024 चैंपियनशिप को जीत लिया है।
उन्होंने 29 शब्दों का सही स्पेलिंग करके ये पुरस्कार जीता। मतलब इसमें कठिन शब्द आपको दिए जाते हैं, उनका स्पेल आपको करना होता है, इसकी सही स्पेलिंग आपको बतानी होती है। ये हर साल होता है, तो इस बार याद रखना, ये भारतीय अमेरिकी है छात्रा, बृहत सोमा इनका नाम है, इन्होंने इसको जीत लिया है। अब पुरस्कार वाला प्रश्न है, 2024 के जो महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट अवार्ड है वो सारे मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराने वाला हूं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना है और साथ साथ बोलना है। तो देखो, अभी सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2023 के लिए किसे चुना गया? राधिका सेन को। शॉ पुरस्कार, जिसे पूर्व का नोबेल कहते हैं, ये मिला अभी श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड रस्किन बॉन्ड को मिला। ट्यूरिंग पुरस्कार 2023, जिसे कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, ये मिला एवी विगडरसन। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024, ये जेनी एरपेनबेक को मिला, जर्मन की लेखिका है, इनके उपन्यास काइरोस के लिए मिला। इसमें ट्रांसलेटर कौन थे? माइकल हाफमैन। व्हीटली गोल्ड अवार्ड, जिसे ग्रीन ऑस्कर कहते हैं, अभी 2024 का मिला पूर्णिमा देवी बर्मन को, ये असम की है। और इसी तरह से गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 मिला, जिसे ग्रीन नोबेल प्राइज कहते हैं, आलोक शुक्ला को, ये छत्तीसगढ़ के हैं। 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार ये पंडित राजेंद्र गंगा नाई को मिला। कीस मानवतावादी पुरस्कार 2021 रतन टाटा जी को मिला और 2023 का बिल गेट्स को। वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 का खिताब जीता मोहम्मद सलेफ ने। आर्यभट्ट पुरस्कार पावुलेरी सुब्बा राव को मिला। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 अमिताभ बच्चन को मिला। एबेल पुरस्कार, जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, मिशेल टेलाग्रेन को मिला। इरास्मस पुरस्कार ये अमिताभ घोष को मिला और 2024 का प्रित्जकर पुरस्कार रिकेन यामामोटो को। उसके अलावा मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता क्रिस्टिना प्रिस्कोवा ने, चेक रिपब्लिक की हैं। और अगर मिस यूनिवर्स 2024 की बात करूं तो शेनिस पलासियो चुनी गई थी, निकारागुआ से है। 2023 का जीडी बिरला पुरस्कार डॉक्टर अदिति सेन डे ने जीता। ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वां 2 जनों को मिला, जगतगुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को। केपीपी नामबियार पुरस्कार एस सोमनाथ को, जो इसरो के अध्यक्ष हैं, उन्हें मिला। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। असम वैभव सम्मान, जो कि असम का सर्वोच्च सम्मान है, यह हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला, रंजन गोगोई साहब को। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार बी आर कम्बोज को मिला। 2023 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार रुइक्स्यांग झांग को। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए संजीव को मिला, मुझे पहचानों के लिए, और अंग्रेजी का नीलम शरण गौर को, रेक्यूमेन रागा जानकी के लिए। 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को मिला, यादें और यादें के लिए। 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को मिला, रुद्र साविकम के लिए। रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 ये डॉक्टर रवि कन्नन को मिला। तो ये 2024 के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इनको सारों को याद रखना, पुरस्कार से संबंधित हैं ये सारे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने मलेरिया से लड़ने के लिए जीएम मच्छर का प्रयोग शुरू किया? तो इसका तो उत्तर होगा जिबूती। अब इसे समझते हैं। जीएम मच्छर मतलब हो गया जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर। मतलब ये नर मच्छरों को पकड़कर उनमें उनके जीन में बदलाव करेंगे, और क्या बदलाव करेंगे वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप ये समझो कि ऐसा कर क्यों रहे हैं। देखो, ये तो बात समझ में आती है कि मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए ऐसा करा जा रहा है, और मलेरिया आपको पता है किससे होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। लेकिन उसे इंसानों में कौन फैलाता है? वेक्टर का काम कौन करता है? इधर से उधर फैलाने का काम। तो ये भी आप सबको पता है, मादा एनाफिलीज मच्छर ये काम करती है। तो बस इसे ही टारगेट बनाया जा रहा है कि भाई एनाफिलीज मादा मच्छर को ही खत्म कर दो, फिर न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। अब ये कैसे करेंगे? तो इन्होंने जो जीएम मच्छर तैयार किए हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर जो तैयार किए हैं, मैंने आपको बताया कैसे किए। नर मच्छर को पकड़ेंगे, उसमें उसके जीन में बदलाव कर देंगे, और इस तरह से ये जीन में बदलाव करेंगे कि वे नर मच्छर जब इन मादा एनाफिलीज मच्छर के साथ मैटिंग करेंगे, यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा इनके बीच में, और इनसे जो बच्चे बनेंगे, जब ये बच्चे पैदा करेंगे, तो इनका कहना यह है कि वो जितने भी बच्चे होंगे उसमें 95% बच्चे मेल होंगे, नर होंगे, और उनका जीवन काल भी कम होगा। तो आने वाली संतानें ज्यादातर मेल होगी, मादा कम होंगी। मादा कम होंगी तो मलेरिया कम होगा, क्योंकि मलेरिया को फैलाने का काम कौन कर रहा है? मादा एनाफिलीज मच्छर कर रही हैं। तो जब मादा मच्छर कम पैदा होंगी तो उनको फैलाने का काम भी कम होगा, मलेरिया कम होगा ऑटोमेटिकली। और दूसरी बात इन्होंने ये कही कि उनका जीवन काल भी कम होगा। तो इस तरह से ये मलेरिया पे कंट्रोल करना चाह रहे हैं, क्योंकि आज तक आप लोग देख रहे होंगे मलेरिया की हमारे पास अभी तक कोई दवा नहीं है। हाँ, अब जरूर मंजूरी दे दी है। एक हमने पढ़ा था करंट, WHO ने एक दवा को मंजूरी दे दी है, जो पहली दवा आई थी मॉस्क्यूरिक्स नाम से। वैसे अभी तक हम मलेरिया के लिए
कुनेन की दवा का इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि सिनकोना वृक्ष की छाल से मिलती है, जो बहुत कड़ी होती है। अच्छा, मलेरिया और जिबूती देश के बारे में आपको बताऊं उससे पहले एक दिलचस्प बात आपको बताता हूं, शायद आप में से बहुत सौ को पता हो या नहीं हो, देखते हैं। ये तो आप सबने सुना होगा और इस पे तो काफी जोक वगैरह भी बनते रहते हैं, ऐसे मजाक मजाक में एक दूसरे को बोलते हैं कि भाई मलेरिया हो गया या डेंगू हो गया, ये सब मादा मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया आपने कहा मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, डेंगू होता है मादा एडीज एजिप्टीज मच्छर के काटने से। तो काटने का काम मादाएं करती हैं, खून पीने का काम मादाएं करती है। ये तो मजाक वाली बात हो गई, लेकिन ये सच बात है। जो नर मच्छर होते हैं, ऐसा कहा जाता है, जो नर मच्छर होते हैं वो इंसानों का खून नहीं पीते हैं, वो फल फूल के रस पर ही जीवित रहते हैं। और जो मादा मच्छर होती है वो खून भी क्यों पीती है? क्योंकि ब्लड से उनको प्रोटीन मिलता है, जिससे उसे गर्भधारण के बाद अंडों को विकसित करने में मदद मिलती है। खैर, मलेरिया के ऊपर आते हैं। आपको पता है मलेरिया दिवस हम कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को। और याद रखना, इसको खत्म करने का हमारा लक्ष्य है 2030 का। मलेरिया किसे प्रभावित करता है? याद रखना, आरबीसी को। और मलेरिया के खोजकर्ता कौन है? मतलब किन्होंने खोजा था कि मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है? तो रोनाल्ड रॉस। बाकी पहली वैक्सीन जिसको WHO ने मंजूरी दे दी वो मैंने आपको बता दिया, मॉस्क्यूरिक्स। अब जिस देश की हम बात कर रहे हैं, जिबूती, वहां ले चलता हूं आपको। अफ्रीकी देश है जिबूती, ये रहा जिबूती। इसकी कैपिटल जिबूती सिटी होती है और करेंसी है जिबूशियन फ्रैंक। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देख। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च के निदेशक कौन बने हैं? तो आंसर होगा CG करहाडकर। तो CG करहाडकर यानी कि चंद्रशेखर गौरीनाथ कढ़ारकर। अभी इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा कलपक्कम तमिलनाडु में, जिसकी स्थापना होती है 1971 में, उसके अभी डायरेक्टर बन गए हैं ये CG करहाडकर। इन्होंने किनको रिप्लेस किया? B वेंकटरमन को। बाकी ऑप्शन में देखो तो MV राव भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष बने, किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने और AS राजीव केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त बने थे। अब आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न होगा कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन है हमारे वर्तमान में? अभी शायद पिछले साल ही नए बने थे और कई बार मैं आपको रिवाइज करा चुका हूं। तो बताइए, देखिए किस किस को पता है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में RBI ने किस देश से 100 टन सोना भारत में अपने घरेलू भंडारों में स्थानांतरित किया है? तो आंसर होगा UK। तो RBI ने ब्रिटेन से अपना 100 टन यानी करीब 1 लाख किलो सोना वापस मंगवा लिया है। डेटा के अनुसार मार्च 2024 तक RBI के पास टोटल 822.1 टन सोना था, जिसमें आप देखोगे तो 413.8 टन सोना विदेशों में जमा था। अब उसी 413.8 टन में से 100 टन सोना हम भारत लेकर के आ रहे हैं। अब आपके माइंड में दो सिंपल से प्रश्न उठ रहे होंगे कि भैया सोना विदेशों में क्यों रखा हुआ है और अब क्यों ला रहे हो? तो मैं आपको बता दूं, देखो केवल भारत ही नहीं, बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने अपना गोल्ड रिजर्व ये विदेशों में रखते हैं। और इसका मुख्य कारण, वैसे तो और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य कारण है वो मैं आपको बताता हूं। एक कारण है सेफ्टी। आप इसको अपने से तुलना करके समझो। जैसे आपके पास मान लो जेवरात हैं सोने के, मम्मी के हैं, वाइफ है तो उनके हैं, दीदी है तो उनके हैं, आपके खुद की सोने की चेन है, अंगूठियां हैं, बहुत सारा सोना है आपके पास 2-3 किलो। तो आप क्या सोचते हो कि सारा सोना हमें एक साथ घर पे नहीं रखना चाहिए, कुछ रख ले जो रेगुलर काम आता है, हम पहनते रहते हैं, लेकिन इसमें से जो मैक्सिमम सोना है वो हम बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, वो सेफ रहेगा। क्योंकि घर पे कभी भी चोरी हो सकती है, कभी भी कोई भी अनहोनी हो सकती है। हम सुनते रहते हैं घरों में आग लग जाती है शॉर्ट सर्किट के कारण। कोई ऐसा इलाके में किसी का घर है जहाँ पे कोई भी प्राकृतिक आपदा आ सकती है, बाढ़ आ सकती है, भूकंप आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कैन बी हैपन एट एनी टाइम। जब समय बुरा आता है तो कुछ भी हो सकता है। तो हम ज्यादातर हिंदुस्तानी या ज्यादातर लोगों की यही सोच होती है कि जितना हमें जरूरत है वो रख लो, बाकी हम सेफ्टी के पर्पज से बैंक में रख देते हैं। बैंक में ये सेफ रहेगा। जब भी हमारी आर्थिक हालत खराब होगी, जब भी हमें जरूरत होगी, तो उस समय वो सोना हमारे काम आएगा। चाहे उसके लिए आपको बैंक को पे करना पड़ता है, जो भी आपका लॉकर वगैरह होता है उसके लिए। तो बस यही सेम कहानी देश के साथ भी है। देश भी यही सोचता है कि भैया कभी आक्रमण हो गया, जैसे अभी यूक्रेन रशिया वॉर हुआ था, कभी आक्रमण हो गया, हमारे घर की तरह हमारा देश भी हमारा घर है। तो उसी तरह से हमारी सरकार, हमारी बैंक भी सोचती है कि जो काम का है वो रख लो, बाकी हम विदेशों में डिपॉजिट करते हैं। जब भी हमारी आर्थिक हालत खराब होगी उस समय ये काम आएगा, जैसा कि 1991 में हुआ था। तो इससे ये बात तो क्लियर होती है कि हम विदेशों में क्यों रखते हैं।
लेकिन अब देशों के बीच में ये डर आ गया है कहीं ना कहीं कि जैसे अभी रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था, तो रशिया पे आपने देखा वेस्टर्न कंट्रीज ने, यूरोपियन कंट्रीज ने सैंक्शन लगा दिए थे और उसका भी रिजर्व है अलग अलग देशों में। तो बाकी देशों ने उसका जो रिजर्व था, जैसे कि गोल्ड रिजर्व की बात कर लेते हैं, तो उसका रिजर्व को फ्रीज कर लिया। अब उसको रशिया को नहीं दे रहे हैं। तो चीज तो रशिया की थी लेकिन अब उसको फ्रीज कर लिया गया। तो ये डर भी है दूसरे देशों में, यार ये तो हमारी चीज है उस पर कब्जा कर लेंगे। तो इस तरह से काफी सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन अभी तो खैर हमने हमारा जो 413.8 टन विदेशों में हमारा जमा था उसमें से केवल 100 मंगाया है। बाकी आगे भी देखेंगे कहां से मंगाया। अभी हमने याद रखना ब्रिटेन के बैंक ऑफ इंग्लैंड में जो जमा था हमारा सोना, वहीं से लेकर के आ रहे हैं। भारत में कहां पे रखेंगे? मुंबई के मिंट रोड पर रिजर्व बैंक ऑफिस की जो पुरानी बिल्डिंग है वहां पे, और इसके अलावा नागपुर के वॉल्ट में भी इसे रखा जाएगा। और आपको बताइए जिस देश के पास सबसे ज्यादा सोने का भंडार होगा वो उसकी मजबूत अर्थव्यवस्था को बताएगा। सबसे ज्यादा सोने का भंडार आपको मिलेगा अमेरिका के पास, 8113.46 टन गोल्ड है। फिर उसके बाद जर्मनी, इटली, और भारत 9वें स्थान पे आता है गोल्ड रिजर्व के मामले में। पहले ही बता चुका हूं मैं। आप देखो आरबीआई की बात कर लेते हैं। आरबीआई स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में, मुंबई में मुख्यालय हो जाएगा। और इसकी स्थापना किसकी सिफारिश पे होती है? तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे, जिसे शाही आयोग भी कहते हैं। राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन होता है 1 जनवरी 1949 में, और इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास, और पहले ब्रिटिश गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। तो इससे ये पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में चर्चा में रहा नासा के मैगेलन मिशन का संबंध किससे है? तो आंसर होगा शुक्र ग्रह से। तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, और उसका एक मिशन है मैगेलन मिशन, जिसे शुक्र ग्रह यानी कि वीनस की स्टडी के लिए, उसके अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया था। और अभी ये न्यूज में इसीलिए है क्योंकि अभी इसने शुक्र ग्रह के ऊपर ज्वालामुखी विस्फोट का पहला प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है। मैगेलन मिशन, अगर आप जानना चाहो कि नासा ने इसको कब लॉन्च किया था शुक्र ग्रह की स्टडी के लिए, तो कब किया था? 4 मई 1989 में। और अगर वीनस की हम बात करते हैं, शुक्र ग्रह की बात करते हैं, तो इससे एक दो स्टैटिक प्रश्न तो ये बन जाते हैं। देखो पहला प्रश्न तो ये बन जाएगा कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो बुध नहीं है, क्योंकि सबसे नजदीक वाला तो मरकरी है, बुध है सूर्य के, ये दूसरे नंबर पे आता है। पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर अर्थ आती है हमारी पृथ्वी। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? वीनस है, शुक्र ग्रह है। इसे इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, अर्थ की सिस्टर इसको कहा जाता है। और याद रखना बुध और शुक्र यानी कि मरकरी और वीनस, इसका कोई भी नेचुरल उपग्रह नहीं है। और ये प्रश्न और बनता है कि दो ग्रह बाकी ग्रहों की तुलना में उल्टी दिशा में घूमते हैं, तो वो दो ग्रह कौन से हैं? तो एक तो ये वीनस है यानी कि शुक्र है, और एक यूरेनस है जिसे हिंदी में अरुण बोलते हैं। ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं और बाकी सारे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। अच्छा, नासा के कुछ और मिशन में आपको याद दिलाऊं तो एक तो पेस मिशन आपको याद आएगा, अभी ओशियन और एटमॉस्फेयर की स्टडी करने के लिए लॉन्च किया था। आर्टेमिस मिशन काफी चर्चा में है, फिर से इंसानों को चांद पर भेजेगा नासा इसके थ्रू, और इसमें एक महिला भी होगी इस बार, क्रिस्टीना कोच उनका नाम है। और डाविंची मिशन आपको याद होगा 2029 में शुक्र के पास से उड़ान भरेगा इसका ये डाविंची मिशन, और इसके कठोर वातावरण का पता लगाएगा। एक निसार सैटेलाइट जरूर याद रखना, नासा और इसरो ने इसको तैयार किया है। इसकी फुल फॉर्म होती है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। और नासा की बात करें, फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना होती है जब डीआरडीओ की होती है, यानी कि 1958 में। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, और बिल नेल्सन इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, प्रशासक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में कठपुतली कलाकार मगुनी चरण कुंवर का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो आंसर होगा 2023 में। तो उड़ीसा के क्योंझर के मशहूर कठपुतली कलाकार हैं ये मगुनी चरण कुंवर, जिनका अभी 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 2023 में उन्हें रॉड की कठपुतली की कला को जीवित रखने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, जो कि भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 2012 में उन्हें उड़ीसा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, और उससे पहले 2004 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। तो ये कठपुतली कलाकार थे, उड़ीसा से थे, नाम ध्यान में रखना, निधन हो गया। और ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का सेशन। उम्मीद करूंगा सेशन अच्छा लगा होगा। और वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जो भी आपका स्टडी ग्रुप होता है वहां पे एक बार कर देना यार शेयर। आपके लिए इनकी प्रैक्टिस के लिए क्विज बना करके अपलोड करूंगा,
PDF आपको मिल जाएगी अभी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 1 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न पूछा था अभी मई 2024 में रेड फ्लैग अभ्यास का आयोजन कहां पे किया गया, तो आंसर होगा अमेरिका में, अमेरिका के अलास्का में। विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया 31 मई को। और किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की, साउथ कोरिया। SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष बन गए राकेश रंजन। मुथुट ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर बने शाहरुख खान। टाइम मैगजीन की टॉप 100 कंपनियों की लिस्ट में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया, 3 को। कौन कौन सी, रिलायंस, टाटा और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अभी कौन सा हाईकोर्ट मासिक धर्म अवकाश नीति को शुरू करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बना, तो सिक्किम हाईकोर्ट। और भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के द्वारा किस देश में प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण किया गया, तो आंसर होगा ओमान। हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में पहला स्थान किसे मिला, अनीश कपूर को। और अभी महिला एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाली सोफी एक्लेस्टोन का संबंध किस देश से है, तो इंग्लैंड की है ये। चलो भी कल का होमवर्क प्रश्न भी देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था भारत की पहली हाइब्रिड पिच का निर्माण कहां पे किया जाएगा, तो आंसर होगा धर्मशाला में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।